नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग मेहमानों से आपकी बातचीत करवाते हैं जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज इसी कड़ी में हम बातचीत करने वाले हैं सचिन कुमार जी से, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इनकी जो प्रसिद्धि है वो युवाओं में बिल्कुल अलग स्तर पर है। हमारी जो युवा पीढ़ी है जो अलग अलग साहित्यों के पीछे भाग रही है, चाहे वो इंग्लिश साहित्य हो या कोरियन साहित्य हो, उनको वापस से अपने हिंदी साहित्य में रुचि दिलाने का काम कर रही हैं इनकी पेज। और चलिए अब चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो आपका आइडिया आया कि सोशल मीडिया, जिसमें कि हम लोगों के पास में इतना सारा कंटेंट है, इसको कैसे इस्तेमाल करके हम युवाओं को वापस से अपनी मातृभाषा की जो साहित्य है उसकी ओर रुख करें, इसका जो आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट, ये आपको सबसे पहले कब आया और कैसे आया? देखिए, इसमें सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि इस पेज को मैं अकेले नहीं चलाता, मेरे साथ एक और मेरे मित्र हैं, सागर नाम है उनका, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग में मास्टर्स कर रहे हैं जी। तो ये हम दोनों के लिए अलग अलग विचार था। जैसे हमारा ये था कि हम लोग दोनों हिंदी के ही छात्र थे और हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, और हम लोग मीम जो है, मीम आजकल हम लोग देखते हैं कि कितने सारे न्यूज़ भी हम लोग देखते हैं कि मीम्स के पहले मीम्स देखते हैं, उसके बाद होती है किस बारे में, तब पता चलता है कि एक ऐसी खबर आई है, उस पर मीम चल रहा है। तो मीम अपने आप में आज सब जगह है, चारों तरफ है। बड़े बड़े नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो सब अपने शोज और मूवीज, सिनेमा, ये सब को बढ़ावा देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो हम लोगों ने सोचा, जैसे सागर, उसका ओपिनियन था कि जब हर चीज़ पे मीम बन सकता है तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हम उस चीज़ पे क्यों नहीं मीम बना सकते। इसी में हम लोग का एक जो मीम है, जब नास मनोज पे छाता देवेंद्र की जो कविता, उस पर हम लोगों ने जो मीम बनाया था वो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था जी। और वो मीम पेज शुरू होने से करीब 1 साल 1.5 साल पहले ही उसने बना लिया। तो बस यही सोच के कि जब हम जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो हम उस पर क्यों ना मीम बनाए। जी। मेरा ये था कि मैं दूसरे जैसे मैं इंग्लिश का मीम पेज, मैं इंग्लिश लिटरेचर में मेरी रुचि थी। सचिन जी, मैं बीच में आपको एक बार रोकना चाहूँगी। मीम जो है ये हमारे युवा बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, पर हमारे दर्शक में काफ़ी लोग हैं जो उस फील्ड के नहीं है, उस बैकग्राउंड के नहीं है, उनको मीम नहीं समझ में आता होगा। अगर आप मीम क्या है ये एक बार समझा दें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो मीम असल में एक तरह का जोक, मतलब एक तरह का मजाक, हास्य है, जो कि कह सकते हैं कि तस्वीर, पहले हम लोग फ़ोटोग्राफ्स लेते थे तो कहीं कहीं आप देखते हैं कि कोई ऐसा फ़ोटोग्राफ जिसमें इंसान ढंग से खड़ा या कुछ नहीं हो तो एक मजाकिया अगर हास्य उससे देख के आ जाता है तो वो एक हास्य फ़ोटोग्राफ एक तरह से हंसी वाला हो गया चीज़ हो गई। मीम वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी तस्वीर को उठाकर उस पर कुछ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करके या उसे कुछ अलग तरह से उसमें थोड़ा बदलाव करके एक तरह का हास्य पैदा किया जाए। किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर जो अभी चल रहा है, लोगों को जिसके बारे में पता है, उससे रिलेट करके कुछ भी कॉमेडी अगर हम दिखाते हैं तो उसको हम मीम कहते हैं। हाँ, मीम कहते हैं। जी, बिल्कुल। अगला सवाल जो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप लोगों का क्या इंस्पिरेशन था? किसी को आपने पहले देखा था जो ऐसा कर रहा था, या कोई इंसान, या हो सकता है कि कुछ घटना जिससे कि आप लोग इंस्पायर्ड होकर के ये कर रहे थे? नहीं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मीम तो हमारे चारों तरफ थे, हम लोग तो मीम बहुत पहले से मतलब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हिंदी के बारे में बात करें कि हिंदी साहित्य पे, तो एक बहुत सारा आप देखेंगे कि दूसरे खासकर अंग्रेज़ी साहित्य पे, अंग्रेज़ी या जो यूरोपियन जो अलग अलग साहित्य, उसमें देखें यहाँ बहुत सारे मीम पेज हैं। मैंने एक बार देखा था इंस्टाग्राम पे कि एक इंग्लिश का मीम पेज है, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पे मीम बनाता है, उसका करीब 1 मिलियन यानी करीब 1 लाख, सॉरी 10 लाख लोग उसको फॉलो करते हैं, उतना बड़ा प्रचार है। लेकिन वही देखे कि मैंने हिंदी में खोजा, उसको देख के मैं सोचा हिंदी में एक भी मीम, मतलब एक भी मीम मुझे नहीं मिला हिंदी साहित्य पे खास करके। तो हमने सोचा कि क्यों ना बनाए। और इसी तरह हम एक क्लास में एक दिन पढ़ रहे थे और मुझे एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट किया और उसमें मैंने मीम बना के अपने क्लास ग्रुप में भेजा अपने दोस्तों के बीच में, और सब लोगों ने एंजॉय किया। तो मुझे लगा कि ये चीज़ लोग चाहते तो हैं लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। और उसी तरह से मेरा दूसरा एडमिन भी था जो सागर जी हैं, वो मीम बनाते थे, तो उसमें वो हम दोनों दोस्त ही थे, हम उसके व्हाट्सएप पे देखते रहते थे, वो मीम बनाते रहते। तो हम दोनों ने एक दिन मिलकर तय किया कि हम लोग एक पेज बनाते हैं, कुछ लोगों को बोलेंगे अपने दोस्तों में जो हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके साथ हम पेज बना उनको करेंगे। और ये हमारे लिए एक तरह का स्टोरेज होगा कि जहाँ हम डालेंगे। हमारे लिए कोई नहीं था कि हम प्रसिद्ध हो जाएंगे बहुत, ये फेमस होना हमारे लिए भी अपने आप में एक हैरत अंगेज और आश्चर्यजनक बात है। हम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। जी,
तो 2 साल पहले आपने ये काम शुरू किया था, इतना वक्त हो गया है आपको। इस पूरे वक्त में कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा जब आपको लगा कि जिस मकसद से हमने ये शुरू किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है? किसी ने ऐसा अप्रिशिएशन दिया हो, किसी बड़े इंसान ने अगर आपको रिकॉग्नाइज़ किया हो, ऐसा कुछ अगर कोई घटना हो जो आप हमें बताना चाहें? सबसे पहले जब हम लोग मीम बना रहे थे तो हम लोग का एक वही बताया अपने कि एक वायरल हो गया हम लोग में, तो वहाँ से करीब 1000-2000 फॉलोअर हम लोग के अचानक से, मतलब 50-60 फॉलोअर्स थे, अचानक से 1000-2000 फॉलोअर 2-3 दिन में हम लोग के बढ़ गए। फिर एक दिन, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। फिर अचानक से एक दिन हम लोगों ने देखा कि हमारे एक दोस्त ने बताया कि वरुण ग्रोवर को तुम जानते हो, वरुण ग्रोवर ने तुम्हारा मीम पेज लगा के तुम्हें फीचर किया। हम लोग जाके देखा उनके स्टोरी पे, देखा कि उन्होंने हमारे ढेर सारे मीम उठाए, लगाए और उन्होंने लिखा कि इस मीम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, हिंदी साहित्य को लेकर ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक वो लगा कि हम लोग एक अच्छा काम करें। फिर हम लोगों ने देखा बहुत सारे IAS IPS लोग हैं, बहुत सारे साहित्य पढ़ने वाले, बहुत सारे बॉलीवुड के राइटर लिरिसिस्ट हैं। जो मिर्ज़ापुर में आप एक मुन्ना भैया का जिन्होंने किरदार नाम है, मैं उनका नाम भुला रहा हूँ, उन्होंने हमारे एक मीम जो है तार सप्तक पे हम लोगों ने बनाया था, वो उन्होंने शेयर किया। तो उस समय लगा कि हाँ, ये हम लोग कुछ तो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब हमें बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लगे कि हम लोगों ने आपके थ्रू आपके ज़रिए हम लोगों ने हिंदी साहित्य को जाना, या हम लोगों ने साहित्य पढ़ना शुरू किया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस समय हमें लगा कि नहीं, हम कुछ तो कर रहे हैं जो कि, और इसे करना चाहिए। जी। आप हिंदी साहित्य को बढ़ावा दे रहे हैं, पर जब हम हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो हिंदी जो है वो नॉर्थ इंडिया का तो भाषा है, पर ये हम हर इंसान की मातृभाषा नहीं है। जैसे मेरी मगही है, आपकी कुछ और होगी। तो जब हम हिंदी साहित्य को बढ़ावा देते हैं तो क्या कहीं हम रीजनल साहित्य, जो लोगों की रूट्स का साहित्य है, क्या वो कहीं ना कहीं दब रहा है? क्या वो भाषा जो है वो दब रही है? अगर सभी लोग हिंदी को बढ़ावा देंगे तो हमारे रीजनल भाषाओं को कौन बढ़ावा देगा? अगर हम उस तरह से पहले तो हम लोग का मीम पेज, मतलब एक ये नहीं कह के चलता कि हम लोग का माध्यम ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी और हिंदी ही सर्वश्रेष्ठ है। हम ये लोग इस चीज़ के नहीं चलते। हमारा उद्देश्य समावेशी का है कि हम क्योंकि और हिंदी का जो भाषा परिवार है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आप जो मगही बोले वो भी एक तरह से वो, अगर आप हिंदी पढ़ने जाइएगा सिलेबस, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मगही भी हिंदी भाषा परिवार का ही हिस्सा है। ठीक है, और तो हमारे लिए वो भाषा भी, अब जैसे अगर आप देखिए पुराने कवियों को, जैसे रामचरित मानस हो गया, तुलसीदास जी ने लिखा है, कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, कोई ब्रज में लिख रहे हैं, कोई अवधि में लिख रहे हैं, क्या ये आज की जो हिंदी है क्या ये हिंदी है? लेकिन फिर भी वो हम जब पढ़ते तो उसे हिंदी साहित्य को ही पढ़ते। और किसी भी, अगर आप हम साहित्य की समझ बढ़ा रहे हैं, हम उर्दू साहित्य को भी उसमें जगह देते हैं हमारे पेज पर, उर्दू साहित्य से लेके भी। लेकिन चूँकि हम हिंदी में ज़्यादा सहज हैं तो हम हिंदी भाषा का उपयोग करके हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी। लेकिन जब हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे विमर्श है, जैसे आदिवासी विमर्श है, आदिवासी विमर्श में हम बहुत सारी आदिवासी कविताओं को पढ़ते हैं जो आदिवासी लेखकों के द्वारा या तो हिंदी में लिखी हो या फिर अनुवादित की गई हो, तो उससे हमें उस संस्कृति के बारे में, उस बोलचाल, उस जगह के बारे में एक अनुभव मिलता है, उसका एक बेहतर नज़रिया प्राप्त होता है। और इसी चीज़ को हम लोग अपने पेज पे करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब इस चीज़ में ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कभी सब इसको ऐसे समझिए कि अगर आप उर्दू साहित्य पढ़ रहे हैं हिंदी में ही अनुवादित उर्दू से, एक समय पर पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि मुझे भी उर्दू थोड़ा सीख लेना चाहिए, मुझे और जानना चाहिए। अब बांग्ला साहित्य पढ़ते हैं तो सेम वही चीज़ है। वही चीज़ अगर आप पढ़ेंगे, आप हिंदी साहित्य में ही आदिवासी लेखकों जैसे आप जनसीता करकेटा को पढ़ेंगे, आप अनुज लुगुन को पढ़ेंगे, महादेव टोपो आदि को पढ़ेंगे, तो आपको ज़रूर लगेगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में और जानना चाहिए। वो एक कनेक्ट है जो आप झारखंड को दे पाएंगे, खासकर तब जब आप उस संस्कृति, उस जगह से नहीं आते। और इससे आपको उस भाषा, उस जगह से भी आपका एक सम्मान पैदा होता है आपके मन में। तो हम उस सम्मान को पैदा करने, हमारे लिए कि सभी भाषाएं बराबर हैं, हमारे लिए कोई ये नहीं कि एक महानतम और एक नीच है, ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं। क्या आप इस चीज़ को एज अ करियर लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या प्रोफेशनली भी कल को आप सोचते हैं कि इसी फील्ड में मेरी अर्निंग भी हो जाए? क्या और लोगों को भी इसमें करियर की कोई अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं लोग? अगर अभी तो हम लोगों ने अभी उस तरह से करियर के बारे में, लेकिन हाँ, करियर के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें करियर की संभावना तो है ही। आज बहुत लोग आपके दर्शक होंगे वही जानते होंगे, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब में कितने लोग आजकल हर किसी ने अपना एक चैनल बना लिया है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे, एक नया शब्द आ गया इन्फ्लुएंसर, ठीक है, तो उनके आप देख रहे हो कि वो अपने आप में करियर है, उसके ज़रिए पैसे अर्निंग भी होता है यूट्यूब के ज़रिए और इंस्टाग्राम के ज़रिए। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ, इस चीज़ में आगे बढ़ें। और बात है कि कई बार है ना कि अभी हम लोगों ने मीम शुरू किया था, लेकिन मीम के ज़रिए आप अगर हम लोगों का बात है कि साहित्य की एक अच्छी समझ पैदा करना लोगों के बीच में,
खासकर युवा पीढ़ी के बीच में। तो उस चीज़ के लिए सिर्फ मीम एक अच्छा एक माध्यम, केवल माध्यम नहीं, मीम से बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते हैं जी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और भी तरह, जैसे अभी हमारा प्रोग्राम है कि हम पॉडकास्ट शुरू करें या एक तरह का चर्चा शुरू करें जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाएं और उस चर्चा को हिंदी से अलग अलग जुड़े अलग अलग लोगों को बुलाएं और चर्चा को बढ़ावा दें, हिंदी साहित्य को लेकर चर्चा को, हिंदी साहित्य या फिर और भाषाओं को लेकर चर्चा को, साहित्य को लेकर चर्चा को। अब उस सब चीज़ को करने के लिए हमें संसाधन चाहिए, संसाधन तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो हाँ, एक तरह से देख रहे हैं कि हाँ इससे जी, मतलब प्रोफेशनली अभी तो परस्यू नहीं कर रहे हैं, बट इसमें स्कोप है हाँ, आगे चल कर स्कोप के, है, स्कोप क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स बहुत कमाते हैं, तो इसमें प्रोफेशनली भी अगर आप चाहें तो धीरे धीरे करके आगे बहुत अच्छा करियर हो सकता है। अगर आपसे मैं जानना चाहूँगी, 2 साल से आप ये काम कर रहे हैं और धीरे धीरे करके बहुत पॉपुलैरिटी ऑलरेडी आप लोग गेन कर चुके हैं, खास करके युवाओं में, तो आगे का आपका एम क्या है? क्या कहाँ देखते हैं इस पेज को, इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? हाँ, वही मतलब अचीवमेंट की ही बात है। तो युवाओं में हम लोगों ने कभी इस तरह से, वही बात है कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हमारी सोच थी कि हम एक अच्छे साहित्य को, जैसे कि हम लोग, बहुत लोग जानते हैं कि प्रेमचंद, सभी लोग लगभग प्रेमचंद को पढ़ा है, लेकिन क्या हिंदी साहित्य सिर्फ प्रेमचंद तक सीमित है? बहुत फैला हुआ। आज हम लोग गीतांजलि श्री को जानते हैं, जिन्होंने गीतांजलि श्री हिंदी साहित्य की लेखिका, और उन्होंने वो पहली ऐसी एशिया की पहली किताब है, शायद नहीं पहले, शायद भारतीय भाषा की पहली ऐसी किताब है जिसे बुकर सम्मान मिला। लेकिन मुझे लगता है कि गीतांजलि श्री को बुकर मिलने से पहले कितने लोग जानते थे? हम क्या एक बड़ा पाठक और उन्हें जानता था? तो हमारा वही कहना है कि हम उस तरह के साहित्य को बढ़ावा दें। अभी इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि आपको हिंदी, ऐसा नहीं कि हिंदी का मार्केट नहीं या हिंदी का कुछ मिल नहीं रहा, हिंदी का बहुत कुछ मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेज आप जाके देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं कि किसी भी किताब को कोई भी अंश उठाते हैं बिना किसी संदर्भ के और वो पोस्ट कर देते हैं, और हमें भी लगता है कि हाँ एक सुविचार के रूप में हम लोग लेते हैं और लगा देते हैं, पर उससे एक सोच का कोई क्रम नहीं पैदा होता है, जैसा कि आप किताब पढ़ने से होता है। हमारा मीम है, लेकिन मीम के साथ हम एक कॉन्टेक्स्ट, एक कैप्शन भी लंबा चौड़ा लिखते हैं कि मीम किस बारे में है, क्या है। उसमें हम बताते हैं कि हमारा मीम जिज्ञासा पैदा करना है, कि हमारा मीम सिर्फ ये नहीं कि आपको हंसा के छोड़ देना। हमारा मीम बनाने का उद्देश्य है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो, आप उस ओर जाएँ, अब उस चीज़ में रुचि लें, पढ़ें और एक अच्छी समझ बेहतर करें। और हमारा यही कि हम हिंदी साहित्य या फिर साहित्य को कह सकते हैं कि एक अच्छी समझ पैदा करना चाहते हैं। उसके साथ साथ साहित्य के अन्य मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। साहित्य की चुनौतियाँ क्या है, साहित्य का समाज पे प्रभाव क्या है, इन सब चीज़ों को लेके हम लोग आगे बात करना चाहते हैं। साहित्य किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों। शुरुआत में मैं बोल रही थी कि कैसे हमारे युवा जो हैं वो हमारे हिंदी साहित्य को छोड़ करके अन्य साहित्य को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपको क्या कुछ कारण लगता है इसका? कारण कहीं ना कहीं भाषा के प्रति, और ये सिर्फ भाषा के प्रति, सिर्फ हिंदी के प्रति नहीं है। आप किसी भी भाषा, भारतीय भाषा, खासकर उत्तर भारत की भारतीय भाषा देख लें तो हमारे प्रति अपनी भाषा को लेकर अपनी एक हीनता है। आप भोजपुरी ही कर लें तो भोजपुरी में हम लोग सिर्फ भोजपुरी के जो गाने हैं वो जानते हैं, पर क्या हम लोग में कितने लोग हम लोग जानते हैं भिखारी ठाकुर के बारे में, जिन्होंने विदेशिया जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक लिखा है, जो कि आज बहुत सारे शादियों के गीतों में शादियों में उनका गीत का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि उन्हें लिखने वाले भी भिखारी ठाकुर हैं जी। बहुत लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते। तो इस तरह से हम अपने भाषा के प्रति एक तरह से हीनता रखते हैं। और खासकर हिंदी साहित्य में है कि हिंदी साहित्य को पढ़ाने का जो तरीका है, खासकर कॉलेज स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं इसे इस तरह से एक गंभीर और एक बड़े लोगों की बात बना दी गई है। एक भ्रम मतलब एक तरह के अपने आप में पैदा हो गया हमारे बीच में धीरे धीरे कि ये बड़े लोग पढ़ते होंगे, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग पढ़ते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य कोई भी पढ़ सकता है और साहित्य पढ़ने का अपना एक मज़ा है। और अब जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ, मेरी ही कहानी। हर युवा उससे बहुत रिलेट करेगा। जैसे आप महुआ चरित पढ़ते हैं तो महुआ चरित एक बहुत पतला सा काशीनाथ सिंह का लिखा हुआ उपन्यास है। आप उसको पढ़िएगा, बहुत पतला, बहुत तेज़ी से, बिल्कुल आज की कहानी लिखी हुई है। आज के उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि किस तरह से क्यों एक लड़की को नौकरी करना चाहिए। तो क्या आज एक लड़की को नौकरी करना क्या आज की समस्या नहीं है? तो ये चीज़ है। आपका काम जो है बहुत ही क्रिएटिव है, ना ही क्योंकि आपने तो हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किया है, तो इसके बारे में तो आपको जानकारी है ही, पर अगर आप हर रोज़ ये काम करते हैं तो आपको अप टू डेट भी रहना पड़ता है, नए नए ट्रेंड से क्या अभी चल रहा है ये सब आपको पता करना है। बहुत क्रिएटिव काम होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए अपने स्तर पर कितना कुछ सीखने को मिलता है इस काम में? हाँ, इससे सच में ये मुझे लगता है कि मैंने जब शुरू किया था 2 साल पहले, हम दोनों के लिए मीम प्रकाशन अपने आप में
हम मीम प्रकाशन को लोग ऐसे देखते हैं कि जो फॉलोअर हैं वो देखते हैं कि हम उनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, जी। पर हम खुद बहुत उससे सीख रहे हैं। हम्म। मुझे लगता है कि 2 साल में मीम प्रकाशन चलाने के कारण मेरी खुद साहित्य को लेकर समझ इतनी गहरी हुई, उससे उतनी नहीं थी। इसके कारण बहुत सारे लोगों से बात करना हो जाता है इसमें बहुत सारे मीम होते हैं जो हम लोग देखते हैं इसी चीज़ के लिए, क्या ट्रेंड पे नज़र रखते हैं कि कौन सा मीम वायरल हो गया, चाहिए मीम, इसको हम लोग अपने तरीके से हिंदी साहित्य में पे मीम बनाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते, इसमें लगातार चर्चाएँ करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके कुछ कुछ किताबों के सुझाव देते हैं। कई बार हम लोग लिखते वक्त भी कई गलतियाँ, मतलब कई जानकारियाँ कुछ छूट जाती हैं, तो वहाँ पे आके लोग सही करते हैं कि देखो तुमने ये किताब का जिक्र नहीं किया, देखिए आप ये नहीं। तो इस तरह का जो लगातार वार्तालाप, एक तरह का संवाद जो हमारा होते रहता है, इसके कारण मेरा हम लोग का जो समझ है वो बहुत बृहद होता है। हमें तरह तरह के साहित्य के बारे में जानने और समझने को मिलता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल मैंने मीम प्रकाशन के चलाने के माध्यम से मैंने एक सफ़ेद गुड़ यशपाल की बहुत ही कमाल की कहानी है उसके बारे में जाना जी। उससे पहले मैं नहीं जानता था। या फिर एक दलित पैंथर मूवमेंट जो है उसके बारे में मैंने मीम प्रकाशन चलाने के जरिए ही जाना, वरना मैं उससे पहले मतलब दलित साहित्य को लेके मैं जागरूक तो था ही, लेकिन दलित पैंथर मूवमेंट के बारे में उतना मेरी जानकारी नहीं थी, तो वो चीज़ मैंने वहाँ से जाना। आप बता रहे हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बट और बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों से भी आपकी बातचीत होती है, वो लोग आपको फॉलो करते हैं, जैसे आईएएस वगैरह भी आपको फॉलो करते हैं, तो ये अच्छी बातें तो हैं। लेकिन जब हम कमेंट्स की बात करते हैं और जब आप लोगों के रीच में होते हैं, वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, तो अच्छी बातों के साथ वो आपको बुरी बातें भी बोलेंगे। तो जो नेगेटिविटी आती है सोशल मीडिया पर अवेलेबल होने से, उससे आप कैसे डील करते हैं? हाँ, ये चीज़ तो है कि कोई भी कभी भी कुछ देखिए, अच्छा जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई भी तो है, लेकिन आपको कहीं नहीं समझना पड़ेगा अच्छाई बुराई में भी एक चीज़ है कि आप कोई आपकी बुराई किस लिए कर रहा है, क्या वो उसे सिर्फ पसंद नहीं है इसलिए कर रहा है, या फिर वो आपकी बात को समझ के आपकी बुराई कर रहा है। कई बार होता है जैसे कि मैंने अपने 2 टीचर्स को मीम एक बनाया था, मैंने दिखाया, एक ने बोला बहुत अच्छा काम है जी, एक ने कहा क्या तुम हिंदी साहित्य को लेके मीम बनाओगे, ये सब क्या कर रहे हो तुम, लेखकों का अपमान कर। तो ये 2 अलग अलग समझ, ठीक है, आपको इस चीज़ में फ़र्क करना पड़ेगा। कई बार होता है कि हम जो चीज़, कई बार हमारे हर व्यक्ति का अपना एक सच होता है, वो जब सच टूट जाता है किसी बहाने से तो वो उसे बुरा लगता है, हमें बुरा लगता है, तो उस चीज़ में भी बोल रहा होता है, उस चीज़ के लिए भी आपको बुरा भला बोल सकता है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, वो बुराई काम को बुरा बोल रहा है या फिर वो उसके अपनी सोच है। हाँ, वो अपनी सोच है, या आपके काम में सच में कमी है कहीं उस पर, लेकिन उसने पूरा आपको समझा, देखा, जाना, उसके बाद परख के आपको बोल रहा है, या बस ऐसे ही बोल रहा है। तो ये चीज़ है, अगर आपको कोई ऐसे ही बोल रहा है तो उससे हमें फ़र्क कभी नहीं पड़ा, हम उसको बल्कि मतलब एक तरह से इंजॉय करते हैं कि अच्छा ये बोल रहा है इस तरह। हम जब साहित्य पे बात करते हैं, हम कहते हैं साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, तो साहित्य जो है वो हमारे समाज को कैसे अफेक्ट करता है? साहित्य अगर कहें कि साहित्य हमारे समाज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। साहित्य अगर कोई इंसान, साहित्य का सबसे बड़ा काम है हमें संवेदनशील बनाना, हमें एक दूसरे के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा समझदार बनाना। कि कोई भी इंसान, अगर जैसे आप गोदान पढ़ते हैं तो गोदान अगर आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी किसान को अगर एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में जो हो रही है उसका चित्र रहेगा और आप समझ पाएंगे कि हाँ, इन किसानों की ये समस्याएं हैं, ठीक है। आप महुआ चरित पढ़ते हैं या आप माधवी जैसा नाटक पढ़ते हैं भीष्म सैनी का, या आप जनसीता करकेटा या अनुज लुगुन या माधव टप्पो जैसे लेखकों या बन्ना टेटे जैसे लेखकों को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि झारखंड का जो आदिवासी जीवन है उसकी क्या चुनौतियाँ, क्या समस्याएं। आप उस इंसान को साहित्य के जरिए आप किसी समुदाय को या इंसान को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, ठीक है। तो साहित्य का फैलना ये बहुत ज़रूरी है और ये साहित्य का एक बड़ा प्रभाव है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। अब जैसे बहुत कबीर जो है, कबीर का भी साहित्य है, उनकी जो कितने सारे उपदेश हैं जो हमें सुनाए जाते हैं बचपन से। आपने सुना होगा जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया लगे, फल लगे तरूर। इसने कितने लोगों ने सुना होगा, हमें कितना। तो ये इस तरह से साहित्य हमें हर आए दिन मदद करता है, लेकिन कई बार हम लोग उस प्रभाव को पहचान नहीं पाते हैं। इस पूरे काम में आपको क्या कुछ चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं? चैलेंजेस में सबसे चैलेंज जैसा तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। बस कई बार लगता है चैलेंज के रूप में यही लगता है कि हम मीम प्रकाशन के जरिए बहुत सारे मुद्दे जो हैं हम लोग चर्चा उस पर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मीम्स की भी अपनी एक सीमा है।
कितना भी हम कैप्शन लिखें, लेकिन हर टॉपिक पे आप मीम, कुछ मुद्दे इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं कि आप उस पर बहुत सोच समझ के मीम बना सकते हैं या मीम नहीं बना सकते। तो उन पे आपको चर्चा करनी, बहुत सारी चर्चाएं जो है कैप्शन के जरिए नहीं हो सकती, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब कुछ पॉडकास्ट जैसा कुछ शुरू करें जिस पे, तो ये एक चैलेंज सामने आता है। दूसरा चैलेंज एक आता है कि हिंदी की समझ को लेके, हिंदी साहित्य और हिंदी या फिर किसी भी तरह के साहित्य को समझ को लेके, तो हमारा कहना, हमारा पेज में हम लोग का एक है कि कोई भी चीज़ आलोचना से परे नहीं है। इंग्लिश में ये चीज़ बहुत अच्छे से होता है, पर हिंदी में ऐसा है कि हिंदी में हम किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर कोई लेखक बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई भी लेखक अगर बहुत बढ़िया, तो हम उसे सीधे भगवान का दर्जा देते थे, जबकि लेखक एक इंसान होता है, उसकी कमियां बुराइयां, उसे इस तरह से डिफेंड करते हैं कि लगभग उसकी आलोचना ना हो, मतलब एक तरह से पैरों में गिर जाने की चीज़। जबकि ये अंग्रेजी साहित्य में नहीं, या फिर बहुत सारे यूरोपियन साहित्य में नहीं। वहाँ जैसे आप शेक्सपियर को भी देखें, तो शेक्सपियर की बहुत कड़ी आलोचना है, उसकी तारीफ़ भी है तो उसकी बहुत कड़ी आलोचनाएँ भी। लेकिन हिंदी में उस तरह से अगर आप करते हैं या मीम बनाते हैं, तो आपको लगेगा, लोग लगेगा कि आप उस लेखक का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे पहले समझने की कि वो तो एक आम बात है। इस चीज़ को लेकर के आपको पॉपुलैरिटी भी मिली है, बहुत लोगों से आपका कांटेक्ट भी हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों में कितनी जागरूकता थी हिंदी साहित्य को लेकर के पहले से? देखिए, अब इसमें है कि अभी का समय में अगर देखें तो साहित्य को लेकर जागरूकता ही बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सोशल मीडिया और इंस्टा, मतलब जो अटेंशन स्पैम का बात है कि लोग उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, उतना पढ़ना और ये सब। आज के समय में पढ़ना ही अपने आप में एक अलग काम बन गया है, जो कि पहले नहीं था। पहले हर चीज़ प्रिंट में था, तो आदमी सुबह से लेकर शाम तक अखबार से लेके, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने और समझने का माध्यम वीडियो हो चुका है। तो साहित्य की समझ तो पूरी, किसी भी भाषा की साहित्य की समझ हो, वो एक तरह से घट ही रही है, बढ़ नहीं रही है। लेकिन हाँ, हिंदी चूँकि एक क्षेत्र की विशेष की भाषा हो जाती है, तो इस चीज़ को लेके, जैसे मैंने मीम पेज बनाया था, तो मैंने सोचा था कि मेरे शहर से लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे उस पेज को, क्योंकि मैं भी रांची शहर से हूँ, तो मुझे लगा था। लेकिन इसे फॉलो करने वाले लोग ज़्यादातर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से भी हैं लोग, लेकिन और बिहार में भी मतलब बड़े कस्बों से, छोटे छोटे इलाकों से। तो मुझे कई बार लगा कि कहीं गांव में ज़्यादा समझ है और शहरों में कम, इस तरह से चीज़ें। लेकिन शहरी युवाओं के बीच में हाँ, थोड़ी समझ तो कम है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उस चीज़ को थोड़ा बदला जाए इस पेज के जरिए। हमारे दर्शकों में काफ़ी ऐसे एंथुजियास्ट होंगे हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले, तो उनके लिए यदि अगर आप कुछ अच्छी किताबें अगर सजेस्ट करना चाहें? अगर कोई शुरुआत करना चाहता है, तो पहला तो मेरा एक सजेशन है कि महुआ चरित पढ़ें। महुआ चरित बहुत पतला, अगर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, ठीक है, आप किताब पहली बार ही उठा रहे हैं, तो आप महुआ चरित बहुत पतली 80 पन्नों का एक उपन्यास है, छोटा सा लघु उपन्यास है, और वो उसके लिखने का माध्यम इतना तेज है कि आप बैठेंगे तो आपको 1 से 2 घंटा में उपन्यास खत्म हो जाएगा जी। और उपन्यास आपके मन को बहलाता तो है, साथ ही साथ आपको सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। एक नई सोच की नई दिशा लेकर। महुआ चरित काशीनाथ सिंह, एक रणेंद्र जी का है ग्लोबल गांव का देवता। ये 2 पतले पतले उपन्यास है। मैं करूँगा शुरुआत के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप उससे आगे जाते हैं तो आप मंटो को पढ़िए, आप प्रेमचंद को पढ़ सकते हैं। फिर हाँ, एक हिंदी के बहुत ही कमाल के राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल, वो उनकी किताब है नौकर की कमीज जी। और फिर आप अगर ऐसे आपको लंबा नहीं पढ़ने का आदत है, अगर छोटा छोटा, तो आप भीष्म सहनी की कहानियाँ पढ़िए। भीष्म सहनी की कहानियाँ बहुत ही सरल हैं, ठीक है, और वो मतलब आपको समाज के लगभग हर वर्ग का और एक ख़ास वर्ग का एक चित्रण बहुत अच्छे से वो करते हैं जी। तो मुझे लगता है, और उनकी भाषा इतनी आसान है कि आपको कभी नहीं लगेगा कि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं कि बहुत भारी भरकम कुछ लिखा है। तो ये भीष्म सहनी की कहानियाँ हो गया। और कविताओं में आप हरिवंश राय बच्चन को पढ़ सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन का आमतौर पे मधुशाला तो बहुत चर्चित है ही, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप कभी उनका एकांत संगीत भी पढ़िए। एकांत संगीत बहुत आज के युवा को एकांत संगीत बहुत, जहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं आज के समय में, उसमें आपको एकांत संगीत बहुत ही अपनापन महसूस करेंगे आप। फिर रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र पढ़िए। मैं रश्मि रति का इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि रश्मि रति पहले से बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अगर आप हिंदी साहित्य को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं तो क्या होगा? हिंदी साहित्य को लेके मेरा हिंदी साहित्य को लेके ये कहना है कि
कि ज़्यादातर लोग जो इस तरह सोचते हैं कि साहित्य, हिंदी साहित्य के साथ एक जो आपके दिमाग में जो भी तस्वीर उभरती है, उस तस्वीर से पहले निकलिए। आप कोई भी किताब उठाइए, कोई भी कविता पढ़िए, उसको पढ़िए और अपने से जोड़िए। आप जोड़िए कि उससे आप कितना जुड़ पाते हैं, कितना उसको समझ पाते हैं। और छोटी छोटी रचनाएं पढ़िए, जानने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। और किसी भी तरह के ये पूर्वाग्रह से निकलने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये हिंदी साहित्य है, मैं सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ। नहीं, आप हिंदी, अगर आप उत्तर भारत में, तो आपको हिंदी का तो अनुभव है ही। तो आप हमने चर्चा की कि कैसे जो साहित्य है वो समाज को बदलता है, पर अगर आप रीडिंग कल्चर की बात करते हैं तो पढ़ने से इस कोई भी साहित्य हो, खास करके अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो वो आपके व्यक्तित्व को कैसे चेंज करता है? पढ़ने से देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि पढ़ना एक अपने आप में एकांत का काम है कभी। और पढ़ने में आपका जो वार्तालाप है वो किताब के पन्नों के शब्दों के साथ है और अपने साथ है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप सोच भी रहे होते हैं। ठीक है, और अब जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, जितने अलग अलग विषय पढ़ेंगे, उतने अलग विषय पर सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। खासकर जब आप उपन्यास या कहानी पढ़ते हैं तो कई पात्र उसमें होते, कई कहानियाँ होती जो लगता है कि इस तरह के संघर्ष में तो मैं भी रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का चीज़ तो मैंने भी देखा, इस तरह का अनुभव तो मैंने भी किया। आप जैसे गुनाहों का देवता पढ़ते हैं तो प्यार पे वो कहानी है, तो आज कौन इंसान ऐसा जो प्यार नहीं कभी करता। तो या आप वही महुआ चरित्र का जैसे मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, फिर से वही करूँ कि कौन सी ऐसी लड़की जिसको वो संघर्ष नहीं हुआ होगा जो महुआ महसूस करती है अपने जीवन में। तो इस तरह से आप एक रिलेटिबिलिटी देखते हैं और फिर आप ये समझते हैं कि उन पात्रों की क्या गलतियाँ रही, क्या उनके संघर्ष रहे जिसके कारण में उन्होंने अपने जीवन की मुश्किलों से, चुनौतियों से कैसे निकला। ये आप अपने व्यक्तित्व में लाते हैं। इसके साथ साथ है कि आप व्यक्ति की समझ, मतलब अपने आप की समझ तो पैदा करते ही करते हैं, साथ ही अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उनको देखने की एक अच्छी और बेहतर समझ पैदा करते हैं। आप में एक समावेशी समझ आती है कि हाँ, मेरा जो दुख है वो दूसरे का भी दुख है और उतना ही दुख सबका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपके पेज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा जो सोशल मीडिया का ये दौर है ना, यहाँ पर हमारे पास हर चीज़ की ऑप्शन है। आज हमारे युवाओं के पास इतना ज़्यादा एक्सपोजर है कि हमने ना ही सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि बहुत सारे साहित्य से हम एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसे में एक कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जिस प्लेटफॉर्म से लोगों को इतने सारे ऑप्शंस मिले और वो दूसरे ऑप्शंस की ओर चले गए, उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वापस से उन्हें हिंदी साहित्य की ओर लेकर के जाए। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सचिन जी। मैं कह सकती हूँ कि हिंदी साहित्य को लेकर के आज वो एक नई दिशा दे रहे हैं। इसी तरीके से हम हर हफ्ते नए नए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जो समाज में कोई पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एक बहुत यूनिक तरीके से काम कर रहे हों। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप डीडी झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।